गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमने आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू करंट की पढ़ी थी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटे वो टॉपिक रहेगा एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस एंड इंडक्टर, रेसिस्टेंस ओनली एंड इंडक्टर ओनली। दो टॉपिक बेटे हम डिस्कस करेंगे कि एसी सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस अकेला हो और एसी सर्किट के अंदर इंडक्टर अकेला हो, क्या उसका डायग्राम बनेगा, क्या इक्वेशंस बनेगी, क्या टोटल हमें 6 चीज कैलकुलेट करनी है। वो 6 चीज हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो बेटे इससे पहले हमें फेजर डायग्राम भी समझना है। पहला तो ये देखो, आपके जब भी न्यूमेरिकल्स में 220 वोल्ट कुछ भी ना दे दे, क्वेश्चन में कह दे सपोज वोल्टेज इज 220 वोल्ट, तो बेटे ये आपको आरएमएस वैल्यू दी हुई होती है। कौन सी वैल्यू दी हुई होगी? आपको आरएमएस वैल्यू दी हुई होगी। ये ध्यान रखना बेटे, जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे, किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको सपोज एन एसी सर्किट, जैसे न्यूमेरिकल दे दिया क्वेश्चन नंबर, एन एसी सर्किट कंटेनिंग एसी सर्किट ऑफ ईएमएफ 220 वोल्ट। अब ये दे दिया एसी सर्किट ऑफ ईएमएफ 220 वोल्ट, एसी सर्किट जिसका ईएमएफ कितना है 220 वोल्ट है। तो बेटे इसका मतलब ये 220 जो है ये हमारा आरएमएस है। ये आरएमएस का दूसरा नाम क्या बताया था? इफेक्टिव बताया था, या ये क्या है? वर्चुअल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जब भी हमें एसी सर्किट के अंदर ईएमएफ की वैल्यू दी हुई हो या करंट की वैल्यू दी हुई हो, ईएमएफ की या करंट की वैल्यू दे रखी हो बेटे, तो वो हमेशा क्या होगी? आरएमएस वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी? ये आरएमएस वैल्यू होने वाली है। मैक्सिमम वैल्यू जब आपको निकालनी हो बेटे, मैक्सिमम वैल्यू जब निकालनी हो तो ई आर एम एस कितना होगा? ई नॉट बाई रूट 2, यही होता है ई नॉट बाई रूट 2। तो इसको हम 220 बाई रूट 2 कर देंगे। ठीक है, कितना वैल्यू हो जाएगी? ई आर एम एस ई नॉट बाई रूट 2। ई नॉट बाई रूट 2 की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ई नॉट हमें कैलकुलेट करना होता है, सॉरी ई नॉट है, ई नॉट बाई आर एम एस। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो ई नॉट बाई रूट 2, आर एम एस कितना है 220 वोल्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू जब इसकी फाइंड आउट करोगे 220 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2, इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम 311 वोल्ट। कितनी वैल्यू पुट करेंगे? वैल्यू आएगी हमारी 311 वोल्ट आएगी। दूसरा बेटे आप यहाँ पर ये देखो, अगर हमारे पास डीसी सोर्स है और उसकी जो वैल्यू दे दी 220 वोल्ट दे दी, उसकी वैल्यू 220 वोल्ट दे दी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अगर एसी सोर्स 220 वोल्ट दिया तो उसके अंदर मैक्सिमम करंट की मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा? वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 311 वोल्ट हो जाएगा। बट बेटे अगर डीसी दे रखा है और डीसी 220 वोल्ट दे रखा है, डीसी 220 वोल्ट दे रखा है, तो बेटे यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। डीसी में ये क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू। तो अभी इसके लिए आप ये समझ सकते हो 220 वोल्ट एसी और 220 वोल्ट डीसी, विच इज मोर डेंजरस? डेंजरस कौन सी है? तो बेटे डेंजरस कौन सी है? एसी डेंजरस है, क्योंकि 220 वोल्ट पर इसका जो मैक्सिमम ईएमएफ होगा वो कितना होगा? 311। और डीसी के अंदर जो ईएमएफ या करंट है उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होती, तो वो फिक्स रहती है। ये कितनी है? 220 है। ये कितनी रहेगी? 220, और ये चेंज होगी 311 वोल्ट जाएगी, फिर 0 जाएगी, फिर माइनस 311 जाएगी, फिर 0, फिर माइनस 311। तो ज्यादा वोल्टेज किस में? भाई एसी में है। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास एक एसी सोर्स है 220 वोल्ट का, एक डीसी सोर्स है 220 वोल्ट का, विच इज मोर डेंजरस? ज्यादा डेंजरस कौन सा है? तो हम मैक्सिमम करंट में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं।
वोल्टेज की, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, एसी के लिए 312, डीसी के लिए कितनी रहेगी, सेम रहती है। तो डेंजरस कौन सा हो गया, एसी सोर्स डेंजरस हो गया। क्लियर हो गया। तो क्या ये क्वेश्चन बताने का मतलब नहीं था बेटे, मतलब ये था, मतलब ये था कि जब भी न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको कुछ ईएमएफ की वैल्यू दी जाती है, अगर वो नहीं बताता आपको वैल्यू नहीं बताता, तो ये कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको, ये आरएमएस की वैल्यू मिलेगी। क्लियर है। इंस्टेंटेनियस दे सकता है या फिर आपको मैक्सिमम दे सकता है, और अगर इंस्टेंटेनियस और मैक्सिमम नहीं दे रखी, सीधी वैल्यू दे दी एसी सर्किट ऑफ ईएमएफ 220 वोल्ट, तो ये क्या दे रखी है बेटे, इसकी ई आरएमएस वैल्यू दे रखी है। ईएमएफ की क्या है, ये आरएमएस वैल्यू है। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में। चलो इसके बाद हम एक फेजर डायग्राम भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि फेजर डायग्राम का बार बार यहाँ पर यूज होने वाला है। इसको नोट करो सबसे पहले, फेजर। ये कंसेप्ट आया समझ में भाई, न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इन दोनों टॉपिक्स को करने से पहले हमें फेजर का पता होना चाहिए। फेजर क्या होता है, ध्यान से समझना भाई। फेजर सबसे पहला, इसके हम 5 पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, इट इज ए वेक्टर रोटेटिंग। ये क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है। फेजर एक वेक्टर है जो कि रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रोटेट करेगा। ठीक है। दूसरा, इट रिप्रेजेंट्स, एक एक को एक्सप्लेन करेंगे बेटे, डोंट वरी। इट रिप्रेजेंट्स represents sinusoidal variation of current or EMF, variation of current और EMF। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइनोसोडियल EMF और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड, length of phasor is the peak value of that quantity. Phasor is the peak value of that quantity. फेजर की लेंथ उस क्वांटिटी की क्या रहेगी भाई, पीक वैल्यू रहने वाली है। नेक्स्ट, एंगल मेड बाय फेजर with x-axis is known as phase, is known as phase। उसको क्या बोलेंगे हम, फेज बोलेंगे। और बेटे जो लास्ट है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी अलोंग y एक्सिस, projection of that quantity along y-axis gives its instantaneous value, gives along y-axis gives its instantaneous value in terms of psi, in
terms of sine, and along y-axis give variation, and along x-axis gives in terms of cos। इनको नोट करो बेटे, एक्सप्लेन करते हैं, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है ये, और ना ही कभी आएगा, बट आपको ये मिलेगा पेपर में। बट जो हम टॉपिक करेंगे एलसीआर सर्किट, वहां पर ये इम्पोर्टेंट है बेटे, वहां पर क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे, इट इज ए वेक्टर रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं बेटे। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, मींस नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा वाई डैश है। क्लियर है? ये देखो बेटे, सबसे पहले ये एक वेक्टर होगा, वेक्टर मींस एरो लगाएंगे हम। ये एक वेक्टर है जो कि रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा भाई, बिल्कुल ये ध्यान रखना। किस कहां से स्टार्ट होगा? एक्स से स्टार्ट होगा। फेजर कहां से स्टार्ट होगा? एक्स से स्टार्ट होगा। कैसी रोटेशन होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी ओमेगा के साथ। इट रिप्रेजेंट साइनोसोडियल वेरिएशन ऑफ करंट और ईएमएफ। ये साइन, ठीक है, या कोसाइन। साइनोसोडियल मीन साइन या कोसाइन के वेरिएशंस बताएगा। करंट के भी बता सकता है या ईएमएफ के भी बता सकता है। जब हम करंट की बात करेंगे तो ये करंट को बताएगा, और ईएमएफ की बात करेंगे तो ये ईएमएफ को बताएगा। लेंथ ऑफ फेजर गिव्स पीक वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। सपोज हम करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये लेंथ है, तो ये पीक वैल्यू को बताएगा। किसको बताएगा? ये आई नोट को बताएगा। और अगर हम ईएमएफ की बात करते तो ये किसको बताता? ई नोट को बताता। ये किसको बताता भाई? ई नोट को बताता। एंगल मेड बाय फेजर विद एक्स एक्सिस इज नोन एज फेज। हमने पढ़ा था कल बेटे फेज डिफरेंस, वो फेज ये है। एक्स एक्सिस के जो साथ जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एज फेज। वो क्या हो जाएगा? फेज। तो थीटा एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम इज, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो एंगल मेड बाय फेजर विद एक्स एक्सिस इज नोन एज इट्स फेज। ये एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बनाया है, ये क्या हो जाएगा? इसका फेज हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस गिव्स वाई एक्सिस, सॉरी, प्रोजेक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की तरफ ये किस कैसे वेरिएशन बताएगी? साइन के वेरिएशन बताएगी। कैसे वेरिएशन होंगे बेटे? साइन के वेरिएशन होंगे। ये हम इसको लिख सकते हैं, अगर E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और एक्स एक्सिस की तरफ अगर ये प्रोजेक्शन हम बनाते हैं तो ये प्रोजेक्शन किसको बताएगा? E इज इक्वल टू ई नोट कोस ओमेगा टी। तो हम मोस्टली साइन के ही वेरिएशन लेंगे। तो वाई एक्सिस के साथ जो प्रोजेक्शन होगा वो कौन सा होगा? साइन का होगा। और एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन डालेंगे वो कौन सा होगा? कोस का होगा। क्लियर है? यहां तक आया समझ में बेटे? फेजर समझ में आया? ये कैसी है? रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज क्वांटिटी है, जिसमें एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा होगी। साइनोसोडियल वेरिएशन ऑफ करंट, वो करंट जो कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है। ठीक है? लेंथ ऑफ फेजर इज द पीक वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। लेंथ, जितनी लंबी लेंथ होगी वो क्या बताएगी? पीक वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, मींस पीक वैल्यू ऑफ करंट और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। एंगल मेड, ये एक्स एक्सिस के जो साथ एंगल बनाएगा इसको क्या कहेंगे? फेज।
ये फेजर है, ये फेजर है, ये एंगल क्या है, फेज। और वाई एक्सिस के साथ कौन सा कंपोनेंट बनेगा, साइन बनेगा इसमें, या वाई एक्सिस के साथ जो प्रोजेक्शन होगा वो साइन होगा, और एक्स एक्सिस के साथ जो प्रोजेक्शन होगा वो कौन सा होगा, कोस होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? बेटे इसको नोट करो, थोड़ा समझने की जरूरत है, फेज को ज्यादा समझो आप, फेज क्या हो, ठीक है, फेज समझ में आ रहा था आपको। नेक्स्ट, अब हम टॉपिक करते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। बेटे यहाँ पर हमें 6 पॉइंट पढ़ने हैं, टोटल 6 पॉइंट पढ़ने हैं। आप पॉइंट मेथड से नहीं समझोगे, आप समझोगे बेटे थ्योरेटिकली। ये मैंने इजी पार्ट मेथड बनाने के लिए पॉइंट सिस्टम बता रहा हूँ। यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर इंडक्टर हो जाएगा, फिर कैपेसिटर हो जाएगा, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हो जाएगा, रेजिस्टेंस और इंडक्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर हो जाएगा, फिर एलसीआर आ जाएगा। टोटल 6-7 केस हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है बेटे। तो पहला है हमारा एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, ये केवल रेजिस्टेंस है इसके अंदर। भाई जब इसके अंदर रेजिस्टेंस है तो पहला देखो, पहला स्टेप डायग्राम बनाना है सभी में। ये ईएमएफ हमने क्या कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ये पहला स्टेप है। एसी सर्किट के अंदर केवल और केवल क्या है, रेजिस्टेंस है, केवल और केवल क्या है बेटे, रेजिस्टेंस है। दूसरे स्टेप में ईएमएफ की इक्वेशन बनाओ, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी। थर्ड, ये सभी में यही रहेगी, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटर। रेजिस्टेंस आएगा, इंडक्टर आएगा तो आप यहाँ पर इंडक्टर कनेक्ट कर देंगे, कैपेसिटर आएगा तो कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे। 2 स्टेप समझ में आ गए सभी में। थर्ड, और ये आपको लिखनी है, लेट ईएमएफ इज E नॉट साइन ओमेगा टी। बेटे E इज इक्वल टू कितना होता है, I/R होता है। E इज इक्वल टू कितना होता है, IR होता है। क्लियर? तो ईएमएफ किसके इक्वल होगा, E/R के इक्वल होगा। तो यहां से बेटे देखो E किसके इक्वल है, E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी बाई R। E नॉट बाई R क्या हो जाएगा, I नॉट, E नॉट बाई R नॉट। जब ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट भी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो E नॉट बाई R किसके इक्वल हो जाएगा, I नॉट के इक्वल। तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटे, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में फेज डिफरेंस निकालना होता है। फोर्थ स्टेप में फेज डिफरेंस निकालना होता है। फेज डिफरेंस कितना आएगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, E और I के बीच में बताना है बेटे। E में फेज कितना है, ओमेगा टी, I में फेज कितना है, ओमेगा टी। ये देखो आपको E और I, E नोट है तो I नोट, साइन को साइन से ही कंपेयर करोगे, ये फेज डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर फेज ओमेगा टी, यहाँ पर भी फेज कितना, ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटे, 0 फेज डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर जो आपको कैलकुलेशन करनी है, 2 डायग्राम बनाने हैं आपको, पहला फेजर डायग्राम और दूसरा वेव डायग्राम। फर्स्ट 5वें स्टेप में फेजर डायग्राम बनाएंगे, फेज डिफरेंस क्लियर। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम जब आपको बनाना है तो अभी हमने फेजर पढ़ा था बेटे, फेजर पढ़ा था एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी। एंगल किसके साथ लिया जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। पीक वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, पीक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी ई नोट को। ये प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नोट कोस ओमेगा टी, सॉरी साइन ओमेगा टी। वाई एक्सिस के साथ साइन है ना, देखो अभी नोट किया आपने, ई नोट साइन ओमेगा टी।
और बेटे ये आपको पता है ईएमएफ हमेशा ज़्यादा होता है, करंट कम होता है। ईएमएफ ज़्यादा होता है, करंट कम होता है। तो करंट कितने फेज पर है, ओमेगा टी, तो ये आई नोट हो जाएगा मैक्सिमम, और ये जो होगा ये आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। क्लियर? ठीक है भाई, ये फेजर डायग्राम आ गया समझ में। हमें इसके अंदर सिक्स्थ वेव डायग्राम बनाना है। ये वेव डायग्राम ये साइन से स्टार्ट है, ठीक है। ये ई नोट हो जाएगा, करंट कम रहेगा, फेज डिफरेंस जीरो है, मींस जब ईएमएफ की वैल्यू जीरो पर थी तो आई भी कहां पर है, जीरो पर। ये डॉटेड लाइन से आई को रिप्रेजेंट कर दो, ये क्लियर। जब ईएमएफ 180 पर पहुंचा तो आई भी कितना होगा 180, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना, जीरो। जब ईएमएफ 260 360 पर पहुंचा तो करंट भी कहां पर पहुंचेगा, 360 पर। क्लियर है भाई? ये टाइम के साथ वेरिएशन है, ये आप ई और आई के साथ, ई और आई के साथ वेरिएशन है। तो बेटे हमें ये 6 स्टेप हर डायग्राम में बनाने हैं, हर डेरिवेशन में ये 6 स्टेप करने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटे एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। एसी सर्किट के अंदर केवल और केवल क्या हो, इंडक्टर। तो बेटे नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया तो देखो इसी में हम चेंजमेंट कर देंगे बस। ये एसी सर्किट के अंदर क्या है, इंडक्टर। केवल और केवल क्या कनेक्ट किया हमने, इंडक्टर। पहला स्टेप क्लियर। दूसरे स्टेप में ईएमएफ किसके इक्वल होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल। थर्ड स्टेप में हमें क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आई की इक्वेशन बनानी है। नेक्स्ट बेटे हमें करंट की इक्वेशन बनानी है। करंट की इक्वेशन बनानी है तो देखो क्या फार्मूला था, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। था या नहीं था ईएमएफ और करंट के बीच में रिलेशनशिप? जब क्या यूज किया था हमने, इंडक्टर को यूज किया था। E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर नेगेटिव का साइन लेते थे आप, ध्यान है बेटे। यहाँ पर नेगेटिव का साइन हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे बेटे? क्योंकि नेगेटिव का साइन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास जो ये ईएमएफ है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इस वोल्टेज की ईएमएफ है। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ देते तो नेगेटिव होता। ये इस वोल्टेज की ईएमएफ है जो कि इंड्यूस नहीं हो रही। इंड्यूस नहीं हो रही तो पॉजिटिव का साइन लेंगे। क्लियर हो गया? वैल्यू पुट कर दो बेटे, ई नोट साइन ओमेगा टी बाई एल इंटू डी टी इज इक्वल टू डी आई। ये हम इधर ले आए और इनकी वैल्यू पुट कर दी। डी आई इज इक्वल टू ई नोट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। डी आई डी टी, इसका क्या करना पड़ेगा बेटे, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, टोटल वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन पुट करेंगे। आई इज इक्वल टू, देखो हमें इक्वेशन चाहिए आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ भी आए, ताकि हम कंपेयर कर सकें, फेज डिफरेंस निकाल सकें। तो इसीलिए हम इसको सोल्व करते जा रहे हैं। डी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई नोट बाई एल, तो कॉमन ले लिया बेटे। साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो आई इज इक्वल टू माइनस ई नोट बाई एल
ओमेगा भी कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा कोस ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा हमारा कोस ओमेगा टी। अब बेटे यहाँ पर एक चीज देखो, हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं, ई नोट बाई एल कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, ये कोस नहीं कन्वर्ट हो रहा, ये माइनस भी नहीं जा रहा, तो कोस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर हम एक फार्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, I इज इक्वल टू माइनस ई नोट एल ओमेगा साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, साइन थीटा माइनस 90 डिग्री, साइन थीटा माइनस 90 डिग्री। बेटे साइन थीटा माइनस 90 डिग्री लिखा, इसका मतलब क्या होता है माइनस साइन थीटा, इस माइनस को खत्म करना है, तो ये क्या हो जाएगा ई नोट एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्लियर है बेटे, आया समझ में। हम यहाँ पर प्लस वाला भी ले लेते, प्लस वाला साइन से कोस बढ़ जाता, बट बेटे फिर ये माइनस का साइन कैंसिल नहीं होता, माइनस साइन कैंसिल करने के लिए हमें यहाँ पर माइनस लिया है, ये माइनस वाला लिया है, प्लस वाला नहीं लिया। तो कंपेयर करो, ये देखो एक तरह से ई नोट बाई एल ओमेगा किसके इक्वल होगा, आई नोट के इक्वल, तो रेसिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर एक्सएल बोलते हैं हम इसको, एक्सएल 1 ओवर ओमेगा एल, या एक्सएल किसके इक्वल हो जाएगा ओमेगा एल। एक्सएल इज रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय, ये एक तरह का रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, वेयर XL इज रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय, कौन कर रहा है रेसिस्टेंस, इंडक्टर, इट इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। तो ये जो हमारी इक्वेशन होगी I इज इक्वल टू ई बाय रेसिस्टेंस, ई में बाय रेसिस्टेंस क्या होगा करंट होगा, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। बेटे इस तरह से आपको डेरिवेशन करने, मैंने पहले बोला था, कल ही बोला था आपको, चैप्टर स्टार्ट किया कि इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे आपको इंटीग्रेशन के मेथड आने चाहिए, इंटीग्रेशन फार्मूले याद रखने हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स पोर्शन ज़्यादा रहेगा बेटे। तो आपने आई की वैल्यू कैलकुलेट की बेटे, नाउ यू कैन कैलकुलेट फेज डिफरेंस। हम रेसिस्टेंस फेज डिफरेंस फोर्थ स्टेप में, फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो कौन आगे चल रहा है, देखो फेज डिफरेंस निकालना होता है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये कैंसल, फेज डिफरेंस कितना आया पाई बाई टू का, प्लस पाई बाई टू, कौन आगे है, यहां पर आगे कौन है, ईएमएफ आगे है, तो ईएमएफ लीड्स फ्रॉम करंट, किससे, करंट से, लीड्स फ्रॉम करंट बाय पाई बाई टू, ईएमएफ आगे चल रही है किससे, करंट से, कितना पाई बाई टू। बट अगर बेटे हम बात करें करंट की, तो करंट क्या हो रहा है, पीछे रह रहा है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, करंट लैगिंग बिहाइंड बाय पाई बाई टू, लैगिंग बिहाइंड बाय पाई बाई टू। 4 स्टेप क्लियर हो गए, पक्का। 5वां स्टेप बेटे आपको क्या बनाना होता है इसमें, फेज डायग्राम, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम आपको पता ही है, ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी, ये ई नोट इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, वाई के ऊपर प्रोजेक्शन,
अब ये ई है, करंट कितना पीछे है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। और बेटे वेव डायग्राम जब बनाना हो तो ये साइन की इक्वेशन है, जब ये 0 पर है तो करंट कहाँ होगा माइनस 90, तो माइनस 90 ये हो जाएगा। जब ये 90 पर पहुंचेगा तो ये कहाँ पर पहुंचेगा 0 पर, जब ये 0 पर पहुंचेगा तो ये दिस इज द डायग्राम। ये किसका डायग्राम आएगा बेटे, वेव का डायग्राम आएगा। क्लियर हो गया, आ गया बेटे समझ में। तो ये हो जाएगा ई नोट, और ये क्या हो जाएगा बेटे आई नोट, या ये माइनस आई नोट, ये माइनस ई नोट, ये आई नोट, और ये हो जाएगा प्लस ई नोट। क्लियर, आगे समझ में भाई। तो ये हमारे फेजर डायग्राम वेव डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन थे। स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ी कट होगी बेटे, फिर से करना पड़ेगा। देखो हमारे पास एक्स एल की वैल्यू कितनी आई थी, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल फॉर डीसी। डीसी के लिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा किसके इक्वल होगा 2 पाई न्यू के इक्वल। तो फॉर डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0 होती है, तो एक्सएल जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कितना होगा, वो 0। अगर ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस 0, तो करंट क्या हो जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम करंट हो जाएगा। ये किसके लिए किया है बेटे, डीसी के लिए। अब हम एसी के लिए पढ़ते हैं और 2-3 क्वेश्चन करते हैं बेटे यहाँ पर, जो एग्जाम के अंदर आपके आए हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। XL किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई न्यू के इक्वल। इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, अगर फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं बेटे, अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो XL जो रेसिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा, रेसिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीजेज। तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट क्या हो जाएगा डिक्रीज, ये इंक्रीजेज, ये इंक्रीजेज, करंट क्या हो जाएगा डिक्रीजेज। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हमने एक इंडक्टर में ये बल्ब लगा रखा है, बल्ब लगा रखा है और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो एक्सएल जो है वो क्या होगा इंक्रीज होगा, करंट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी बेटे, करंट कम जाएगा तो कम ब्राइट होगा, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीजेस, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। फिर से बेटे हमारे को एक इंडक्टर दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है, उसमें बल्ब लगा रखा है, एक एसी सोर्स दे रखा है और इंडक्टर कनेक्ट कर दिया। बेटे हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। बेटे अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, और ये रेसिस्टेंस कौन सा है इंडक्टिव रेसिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा भाई आई डिक्रीज हो जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा, सीधी सी बात है, करंट डिक्रीज होगा तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। एक चीज और बेटे यहाँ पर जो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसकी यूनिट क्या होगी ओम, इसकी यूनिट क्या होगी ओम होगी। इसी तरह आगे जब हम एक्ससी पढ़ेंगे अगला टॉपिक, उसमें इसकी यूनिट क्या रहेगी ओम। ये एक तरह का रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होगी। क्लियर है, समझ में आ गया बेटे, इसको नोट करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो क्या इफेक्ट रहेगा बल्ब की ब्राइटनेस के ऊपर, बल्ब की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर, इसका ग्राफ अगर बनाना हो तो बेटे ग्राफ एक्स एल और इसके बीच में फ्रीक्वेंसी के बीच में आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, एक्स एल जो है वो इंक्रीज हो गई।
अगर आपको ग्राफ बनाना हो करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो हमारा करंट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो करंट डिक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे जो हमें इसके अंदर करना है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट कर दिया। हमने क्या किया यहाँ पर, नोट कर लिया था भाई, थोड़ी रिवाइंड करके कर लो, नोट करो इसको। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इफ सॉफ्ट आयरन कोर इज इंसर्टेड, सॉफ्ट आयरन कोर इज इंसर्टेड। हमने क्या किया, सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट कर दिया भाई। जब सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट किया तो इंडक्टिव एल की वैल्यू कितनी होती थी, एल की वैल्यू होती थी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, यही होती थी या नहीं होती थी, ठीक है। बट बेटे सॉफ्ट आयरन कोर हमने यहाँ पर इंसर्ट किया तो म्यू नॉट म्यू आर हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू ए एल। परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी चेंज होती थी वैसे ही परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन सब्सटेंस कैसा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। सॉफ्ट आयरन इज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है स्टूडेंट्स। और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसमें रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। अब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 जाएगी, तो ग्रेटर 1 जाएगी तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंडक्टेंस इंक्रीजेस, मींस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। अब देखो एल की वैल्यू इंक्रीज तो एक्स एल किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल के इक्वल। ये एल इंक्रीज तो एक्स एल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और बेटे अगर एक्स एल इंक्रीज हुआ तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, करंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिक्रीज। और ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, हेंस ब्राइटनेस विल डिक्रीज। एक मिनट स्टूडेंट्स, समझ में आया। सॉफ्ट आयरन कोर को जब इंसर्ट करेंगे तो इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर परमिएबिलिटी चेंज हुई है। और सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसकी परमिएबिलिटी क्या होती है, एक से ज्यादा होती है। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन 1 कोई वैल्यू पुट करेंगे तो एल की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इंडक्टर इंक्रीज होगा, इंडक्टेंस इंक्रीज होगा। अब एक्सएल किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल के। एल इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। फिर भाई ये इंक्रीज हुआ तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज। और ब्राइटनेस क्या हो जाएगी बेटे, डिक्रीज हो जाएगी। कर लिया नोट। नेक्स्ट बेटे अब हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जगह पर कॉपर दे दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जगह पर, ये वीडियो बेटे बनाई थी सबसे पहली वीडियो बोर्ड के ऊपर यही थी, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। सॉफ्ट आयरन की जगह पर हमने क्या यूज कर दिया बेटे, कॉपर यूज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमने यहाँ पर कॉपर डाल दिया। कॉपर डाल दिया तो बेटे कॉपर कैसा है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, कैसा है, डायमैग्नेटिक है। इफ सॉफ्ट आयरन कोर, इफ कॉपर इज इंसर्टेड,
कॉपर इज इंसर्टेड, कॉपर को इंसर्ट करेंगे तो एल की वैल्यू, सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आएगी। क्लियर। देन कॉपर कैसा है, कॉपर इज ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। जब बेटे ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो क्या होगी, लेस देन 1। एल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। एल की वैल्यू बेटे जब डिक्रीज होगी तो एक्स एल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एल डिक्रीज तो एक्स एल डिक्रीज, एक्स एल डिक्रीज तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस हेंस, और करंट बढ़ेगा तो यहाँ पर ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इंक्रीजेस, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल इंक्रीज। क्लियर है। आ गया समझ में। और बेटे अगर डीसी होगा तो डीसी क्या करेगा, इसके अंदर ब्राइटनेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके बेटे इसको पहले नोट करो। बेटे देखो अगर हम डीसी यूज करेंगे ना, एक बात रह गई यहाँ पे, अगर हम डीसी यूज करेंगे ना तो चाहे आप सॉफ्ट आयरन डालो चाहे कॉपर डालो, बल्ब की ब्राइटनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। क्लियर है। कब, जब हम डीसी यूज कर रहे हैं, डीसी यूज कर रहे हैं तो बल्ब की ब्राइटनेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर चाहे कुछ भी डाल देना। क्लियर है। अब करो नोट इसको। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बेटे ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम और लगेगा, हम कैपेसिटेंस को भी साथ कर लेते हैं। एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, एसी सर्किट के अंदर केवल और केवल क्या है, कैपेसिटर है। भाई एसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर है। सबसे पहले 6 स्टेप बताए थे, पहले स्टेप में क्या बनाओगे, डायग्राम बनाओगे। ये डायग्राम बनाया, यहाँ पर हमने अल्टरनेट सोर्स कनेक्ट कर रखा है। क्लियर। दूसरे स्टेप में क्या बनाओगे, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। थर्ड स्टेप में क्या वैल्यू फाइंड आउट करोगे, थर्ड स्टेप में बेटे आप कैलकुलेट करोगे I की वैल्यू, और I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। I किसके इक्वल होगा, Q बाई टी के इक्वल, या डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, I मल्टीप्लाइड बाई डी टी। क्यों लिया हमने, क्योंकि देखो बेटे Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू CV। उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डी क्यू, हमने इसका क्या किया, इंटीग्रेशन, डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू CV। ठीक है। तो I को क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू क्या हो जाएगा, I डी टी के इक्वल, Q इज इक्वल टू CV अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर I इज इक्वल टू, देखो I इज इक्वल टू डी क्यू डी बाई डी टी। क्यू की जगह पर हम क्या पुट कर दें, क्यू की जगह पर CV पुट कर सकते हैं, CV पुट कर दिया हमने, इसकी स्टेप की भी जरूरत नहीं है। I इज इक्वल टू डी बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई CV। क्लियर है। I इज इक्वल टू डी बाई डी टी V, वोल्टेज EMF के इक्वल,
with E नॉट C E नॉट साइन ओमेगा t। तो I इज इक्वल टू C E नॉट कॉमन ले लिया हमने, डी बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन करना है हमने किसका, साइन ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन करना है। साइन ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन बेटे, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस C E नॉट कोस ओमेगा t और मल्टीप्लाइड बाय जो ये कांस्टेंट है ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। आपने क्लास 11 के मैथ में पढ़ा होगा ये। तो I का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट कोस ओमेगा t। बेटे हमने ये I की वैल्यू निकाल दी, इसको अगर हम कंपेयर करें, देखो यहाँ पर कोस है, यहाँ पर साइन है, ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये I नॉट को। तो I नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा सी इंटू ई नॉट। पहले तो इसको सोल्व करते हैं, ओमेगा सी इंटू ई नॉट। ओमेगा सी इंटू ई नॉट जो है इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स सी ई नॉट बाई एक्स सी, वेयर एक्स सी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई ओमेगा सी के इक्वल। एक्स सी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई ओमेगा सी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, 1 बाई ओमेगा सी के ये इक्वल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स सी को क्या कहेंगे हम, दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय रेसिस्टर, सॉरी कैपेसिटेंस। रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी के इक्वल। इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। तो ये लिख दिया हमने बेटे, आई इज इक्वल टू, देखो यहां से हमने क्या लिखा है, ये आई इज इक्वल टू आई नोट लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, आई नोट कोस ओमेगा टी। बट बेटे हमें ई से आई, ई नोट से आई, साइन से साइन को कंपेयर करना है, साइन से साइन को कंपेयर करना है। स्टूडेंट्स थोड़ा वीडियो बीच में डिस्टर्ब हो गया था। आई इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी। बेटे हमने इस कोस को किस में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 ओमेगा टी। देखो यहाँ पर क्या था, लास्ट जो स्टेप किया था कोस ओमेगा टी, पहले भी हमारे पास कोस ओमेगा टी था, वहां पर हमने लिया था इसको साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर क्या लिया था, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ये क्यों लिया था बेटे, क्योंकि बाहर हमारे पास साइन माइनस का था। आप देखो आपने नोट किया हो तो कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, माइनस का साइन था, उस माइनस को चेंज करने के लिए हमने ये फार्मूला दे दिया था। अदरवाइज हम ये फार्मूला भी लगा सकते थे, साइन थीटा किसके, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 90 प्लस थीटा के इक्वल होता है। तो आई इज इक्वल टू आई नोट, ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो अब कंपेयर कर लो बेटे, आई ई नोट आई नोट साइन के साथ साइन। तो अब फेज, ये फेज था, यहाँ पर फेज कितना आया, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इसको कंपेयर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना आएगा, फेज डिफरेंस देखो, ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। तो फेज डिफरेंस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, पाई बाई 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे, फेज डिफरेंस तो आपकी उंगलियों पर होना चाहिए, फेज डिफरेंस तो आपकी उंगलियों पर होना चाहिए, ठीक है। फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, पाई बाई 2। क्लियर कर दो। अब फोर्थ स्टेप ये था, या आप इसको कैसे कह सकते हो, कौन सी क्वांटिटी आगे चल रही है। अगर ये ओमेगा टी पर है तो करंट ओमेगा टी से कितना आगे, 90 डिग्री।
तो करंट लीड्स टू वोल्टेज बाई पाई बाई 2। करंट लीड कर रहा है किसको? वोल्टेज को। कितना? पाई बाई 2। या आप इसको क्या कह सकते हो? दूसरा मेथड क्या कह सकते हो? वोल्टेज, वोल्टेज कहाँ रहेगी? पीछे। वोल्टेज लैगिंग बिहाइंड, वोल्टेज लैगिंग बिहाइंड टू करंट। वोल्टेज पीछे रह गई करंट से, बाई पाई बाई 2। दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों का बेटे एक ही मीनिंग है। क्लियर हो गया ये? आगे समझ में? 4 स्टेप किए। 5वां स्टेप आपको भी पता है अब तो। 5वें स्टेप में क्या बनाओगे? फेजर डायग्राम। फेज डायग्राम जब आपको बनाना है तो बेटे फेजर डायग्राम के लिए नोट करो सबसे पहले तो E इज इक्वल टू ई नोट, ये फार्मूला, फार्मूला क्यू इज इक्वल टू सी वी लगाया, ये पुट कर दिया क्यू का फार्मूला। ठीक है, फेजर डायग्राम हमें बनाना है। जब इसका फेजर डायग्राम स्टूडेंट्स हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे? ये लिया हमने यहाँ पर, ये वोल्टेज है जो कि कितना एंगल बना रही है? ओमेगा टी। ये ओमेगा टी का एंगल है, ये ई नोट है, ये इधर कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अब करंट जो है वो कितना आगे है? पाई बाई 2। किससे? वोल्टेज से। तो यहाँ से ये एंगल 90 का, ये हमारा क्या हो जाएगा? आई, ये मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू आई नोट, और ये रिप्रेजेंट करेगा आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी को। आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी को ये रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर है? आगे समझ में? और बेटे नेक्स्ट हमें क्या करना होता है? इसमें वेव डायग्राम बनाना होता है। नेक्स्ट जब हम इसका वेव डायग्राम बनाएंगे, जब हम इसमें वेव डायग्राम बनाएंगे तो हमारा जो वेव डायग्राम बनेगा, ये ई नोट है मैक्सिमम वैल्यू, इधर ई है और आई है। बाई डिवाइड नहीं है बेटे, ये ध्यान रखना। ई और आई है, ई और आई, ये टी के साथ चेंज हो रहा है। अब देखो जब करंट 0 पर है, सॉरी ईएमएफ 0 पर है, ईएमएफ 0 है, उस टाइम पे करंट कहां पर होगा? 90 पर। तो ये करंट यहां पर होगा। जब ईएमएफ 90 पर पहुंचा, करंट कहां जाएगा? 180 पर। जब ईएमएफ 180 पर पहुंचा तो करंट कहां जाएगा? 270 पर। जब करंट 270 पर, ईएमएफ 270 पर पहुंचा तो ईएमएफ कहां जाएगा? 270 पर। तो ये इसकी डायग्राम बनेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग आई नोट। ये कितना है? माइनस ई नोट। ये कितना है? माइनस आई नोट। आपको भी पता है ईएमएफ ज्यादा होता है हमेशा करंट से। क्लियर स्टूडेंट्स? आ गया समझ में अच्छी तरह से भाई? ओके, फिर इससे रिलेटेड 2-3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। पहले आप इसको नोट करो स्टूडेंट्स। हाँ भाई, हो गया नोट? चलो नेक्स्ट मैं इस पोर्शन को रखता हूं, इसकी हमें यूज है। रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एक्ससी, यहां से ये इस पोर्शन की हमें जरूरत पड़ेगी। पहला ही क्वेश्चन, अगर हमें डीसी दे दे तो क्या होगा? डीसी में क्या इफेक्ट रहेगा? डीसी में क्या इफेक्ट रहेगा? तो देखो एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई न्यू। ओमेगा किसके इक्वल है? अभी बताया था ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इंटू सी। 4 डीसी, सॉरी ये तो लिखना ही पड़ेगा। 4 डीसी, डीसी न्यू की वैल्यू कितनी? 0। डीसी में बेटे न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0।
अब न्यू जीरो है, एक्स एल इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू 0 इंटू सी। तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट क्या हो जाएगा बेटे, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है बेटे, आपने आरसी सर्किट पढ़े होंगे सेकंड चैप्टर में। यहाँ पर ये एक रेसिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है, यहाँ पर ये बल्ब है, ये बल्ब हमने कनेक्ट कर रखा है और ये बैटरी लगा दी। ठीक है, विल द बल्ब ग्लो और नॉट, विल द बल्ब ग्लो और नॉट, बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। तो बेटे यहाँ पर बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो गया है। करंट फ्लो होगा, कब तक फ्लो होगा, जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो जाएगा। जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, ये कैसा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये बल्ब, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, करंट केवल इस सर्किट में जाएगा। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस ले लेते हैं तब करंट फ्लो हो जाएगा ये। तो यहाँ से बल्ब विल नॉट ग्लो, नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। व्हेन, कब नहीं करेगा, व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। कब करेगा, कब नहीं करेगा, जब कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज। क्योंकि फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा। करंट क्यों नहीं जाएगा, उसका ये आंसर है। ओके ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं, ओके हाँ ठीक है। तो बल्ब यहाँ पर ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, स्टेडी स्टेट में, कैसी स्टेट बोलते हैं हम इसको, स्टेडी स्टेट मींस करंट अब फ्लो नहीं हो रहा, करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है बेटे, और ये क्वेश्चन अलग है, बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा अगर करंट स्टेडी हो जाए। एक मिनट बेटे, ये क्वेश्चन अलग है बेटे। यहाँ देखो, डीसी करंट क्या हो जाएगा, ब्लॉक, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। तो इट ब्लॉक डीसी, ये डीसी को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। आगे चलकर 9th यूनिट में बेटे हम इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। जब हम फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर करेंगे तो उस टाइम पे आपसे फिर पूछा जाएगा कि हमने कैपेसिटर क्यों यूज किया, क्योंकि कैपेसिटर डीसी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ये केवल किसको अलाउ करता है, एसी को अलाउ करता है। क्लियर है, हमने यहाँ पर क्या कनेक्ट कर रखा है, एसी सोर्स, सॉरी डीसी सोर्स कनेक्ट कर रखा है, डीसी सोर्स कनेक्ट कर रखा है। तो कैपेसिटी स्टेट आ जाएगी कब, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, और कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये हमने डीसी पढ़ा है, ये क्वेश्चन भी डीसी का है और ये क्वेश्चन भी डीसी का है। क्लियर है, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटे जो हम इसके अंदर क्वेश्चन करेंगे, अब डीसी से रिलेटेड नहीं, एसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हो गया, सेकंड क्वेश्चन। अब हमने इसको वहां उतार लिया बेटे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन है बेटे, अब ये यहाँ पर एक कैपेसिटर है। ठीक है, इस कैपेसिटर के अंदर हमने यहाँ पर ये एसी सोर्स कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पर ये हमारा बल्ब है, ये बल्ब है बेटे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेस, क्वेश्चन को समझना। अगर हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है, क्या किया है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है। अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, XC है, कैपेसिटिव इंडक्टेंस है ये, XC, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो करंट क्या हो जाएगा,
आई विल बी इंक्रीजेस। अगर बेटे करंट इंक्रीज होगा तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इंक्रीजेस, बल्ब की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन बेटे, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दी हमने, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो XC क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, करंट विल डिक्रीज, हेंस ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीजेस। बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नोट करो बेटे। लास्ट टॉपिक हमें इसके अंदर करना है, 2 मिनट और बस। कई बार बेटे इनके ग्राफ आ जाते हैं कि किसको इंक्रीज करें किसको डिक्रीज करें। तो ये देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, इस केस का ग्राफ भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, ये ग्राफ हमें बनाना है करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। करंट और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है, करंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये फर्स्ट का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ये फर्स्ट केस का ग्राफ है। ठीक है, क्लियर। और इसी में अगर आपको XC और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाना, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह सेकंड केस का अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये XC, ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ये फिर से क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और बेटे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा, सेम बनेगा। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज तो करंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये किसका साइन हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, बेटे आई थिंक आपके समझ में आया होगा। एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर, रेसिस्टर, इंडक्टर, क्लियर। इनके हमने 2-3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी किए हैं। तो बेटे ये आपके एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। ठीक है, इनको अच्छे से रिवाइज करो। कल हम पढ़ेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग LCR, तीनों कॉम्बिनेशन को हम पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपना होमवर्क रेगुलर करो बेटे, थैंक यू।